रिकॉर्डिंग ऑन है। उस शायद ने ऑनलाइन ज्वाइन किया हमें। उस शायद ऑडियो चेक कीजिएगा। ऑडियो चेक कीजिए उसे। जी सर सही है। ठीक है। आकाश, अनिकेत, क्या नाम है आपका? रश्मि। उसे ध्रुव। तो 20 तारीख को हम लोगों ने CSS ना स्टार्ट किया था। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं रेडियल ग्रेडियंट के बारे में। रेडियल मींस कि जो हम लोग सर्कुलर ग्रेडियंट फिल करते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में आप लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। A radial gradient is defined by its center. To create a radial gradient, you must also define at least two color stops. क्योंकि सिंगल कलर सॉलिड होता है, टू कलर्स में हमारा ग्रेडियंट क्रिएट होता है। और अगर दोनों कलर अगर आप टू स्टॉप्स में सेम डालोगे तो आपको तब भी सॉलिड का ही आउटपुट मिलता है, अगर आप उसके अल्फा को हैंडल नहीं करते हैं तो। सो बाय डिफॉल्ट शेप इज एलिप्स, साइज इज फारदेस्ट कॉर्नर एंड द पोजिशन इज सेंटर। तो डिफ़ॉल्ट आपको जो ग्रेडियंट मिलता है रेडियल में वो एलिप्टिकल मिलेगा। जैसे हमारा स्क्रीन वाइड है तो वो परफेक्ट सर्कल ना होके एलिप्स फॉर्म में मिलेगा, ओवल शेप में मिलेगा। सो रेडियल ग्रेडियंट इवनली स्पेस्ड color stops, this is default. The following example shows a radial gradient with evenly spaced color stop. तो जैसे आप यहाँ देखेंगे बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम लोगों ने लीनियर ग्रेडियंट की जगह पर इस बार रेडियल ट्राई किया। रेड येलो ग्रीन कलर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये इतने एरिया में क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई हम लोगों ने इसी साइज़ का बॉक्स जो है यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है 200 बाय 150। और ऐसा क्यों बनाया है ये क्लियर करने के लिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज वो होता है, शेप वो एलिप्टिकल होता है। ठीक है, तो हमने इसलिए अपने जो रेक्टेंगल है वो वाइड रखा है, हाइट उसकी कम रखी है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस डिफ़ॉल्ट के बाद रेडियल ग्रेडियंट डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप। हम चाहते हैं रेड का जो इंटेंसिटी वो 5% होना चाहिए, 15% येलो का और बाकी में ग्रीन। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे सबसे कम रेड, देन उसके बाद येलो और बाकी पूरे एरिया में ग्रीन कलर। तो ऐसे आप कलर को भी कंट्रोल कर सकते हैं कहाँ पर किसका रेंज रहेगा। अदरवाइज ये तीनों इक्वली डिवाइड होते हैं। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में कंपेयर करेंगे तो तीनों इक्वली डिवाइड है। नेक्स्ट बात करते हैं शेप की। द शेप पैरामीटर डिफाइंस द शेप, इट कैन टेक द वैल्यू सर्कल और एलिप्स। एलिप्स इज डिफॉल्ट, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। द डिफॉल्ट वैल्यू इज एलिप्स। सो आपने यहाँ पर लिखना है सर्कल देन अपने कलर्स के नेम। तो क्या दिखाई देता है हमें, हमारा जो रेक्टेंगल है उसके अंदर परफेक्ट सर्कुलर शेप में हमारा ग्रेडियंट डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट, यूज ऑफ डिफरेंट साइज कीवर्ड। The size parameter defines the size of gradient. It can take 4 values: closest side, farthest side, closest corner, farthest corner। यानी कि अब मैं अपने सेंटर पॉइंट की पोजीशन को भी मूव करा सकता हूँ। तो आप यहाँ देखें क्लोजेस्ट साइड एट 60% एंड 55% एंड रेड येलो ब्लैक। तो ये एक तरह से एक्स और वाई, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पर 60 55 अगेन अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा क्या फारदेस्ट साइड पर है, ये क्लोज साइड, ये फारदेस्ट साइड। तो क्या दिखाई दे रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है सेंटर की। इस तरह से आप अलग अलग पोजीशन पर इसको प्लेस करा सकते हो सेंटर पॉइंट को अपने। बात करते हैं रिपीटिंग ग्रेडियंट की। तो आपको लिखना होगा कीवर्ड रिपीटिंग डैश रेडियल डैश ग्रेडियंट, और आपका ग्रेडियंट जो होगा वो इस तरह से रिपीट होते हुए आपको दिखाई देगा, जो हम लोगों ने लीनियर के अंदर देखा था सेम। नेक्स्ट आपको टॉपिक इसमें मिलेगा कॉनिक ग्रेडियंट। कॉनिक को हम लोग बोलते हैं कॉनिकल। कॉनिक ग्रेडियंट इज अ ग्रेडियंट विद कलर ट्रांजिशंस रोटेटेड अराउंड अ सेंटर पॉइंट। टू क्रिएट अ कॉनिक ग्रेडियंट यू मस्ट डिफाइन एटलीस्ट अगेन 2 कलर। बैकग्राउंड इमेज आपने लिखना है कीवर्ड कॉनिक ग्रेडियंट, अपना एंगल, अपना पोजीशन, अपना डिग्री कलर का, किस किस डिग्री पर कौन सा कलर होगा।
So by default angle is 0 degree and position is center. So if no degree is specified, the colors will be spread equally around the center point. So conic gradient में हम लोग 3 कलर्स के साथ देखेंगे, रेड येलो ग्रीन, और यहाँ से आपने कीवर्ड लिखना है कॉनिक ग्रेडियंट। तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई होता है, यानी कि जो उसकी एंडिंग और स्टार्ट होती है वो हमेशा हार्ड होगी, ठीक है, बीच में परफेक्टली ब्लेंड होगा, लेकिन एंड हमेशा हार्ड फॉर्म में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट कॉनिक ग्रेडियंट विद 5 कलर, जैसे रेड येलो ग्रीन ब्लू ब्लैक हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे परफेक्टली ब्लेंड हो रहे हैं, बट एंड जहाँ हो रहा होगा और स्टार्ट जहाँ होगा वहाँ पर हार्ड एज आपका क्रिएट होगा इसके अंदर। सो कॉनिक ग्रेडियंट विद 3 कलर एंड डिग्रीज, तो आप यहाँ देखेंगे जैसे रेड हमने बोला है 45 डिग्री, येलो 90 डिग्री, ग्रीन 110 डिग्री। सो क्या होगा कि आपका जो रेड का फिल होगा वो सर्कल में, भले से वो रेक्टेंगल के अंदर हम लोग फिल करें, बट सर्कली अगर देखा जाए तो 45 तक का उसका फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरह से, दिखाई दे रहा है। इसी तरह से येलो का, देन रेस्ट जो रिमेनिंग एरिया 210 का, उसमें ग्रीन कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करें हमें पाई चार्ट अगर क्रिएट करना हो, तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस आपको पता है जो सर्कल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो मेरा जो शेप है वो परफेक्ट आपका स्क्वायर है, तो वहाँ पर इसलिए 50% काम कर रहा है, अदरवाइज आप 50 REM ट्राई करते हैं उस चीज़ के लिए। हमने कहा रेड येलो ग्रीन ब्लू ब्लैक, तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बट मैं चाहता हूँ ये इक्वली डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हेयर इज़ अनदर पाई चार्ट विद डिफाइंड डिग्रीज फॉर ऑल दी कलर्स। तो हमने कहा रेड जो है वो 0 से शुरू होगा और 90 डिग्री तक जाएगा। सेम उसके तुरंत बाद 90 डिग्री से येलो स्टार्ट होगा और वो 180 तक होगा। नेक्स्ट ग्रीन 180 से शुरू होगा 270, और उसके बाद में 270 से आगे आपका दूसरा कलर वर्क करेगा। अब आप ये देखो 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया कलर से। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको लीनियर ग्रेडियंट दिखाया था, रेड येलो रेड येलो रेड येलो, ये कुछ वैसा ही है। वो रिपीट था, ये बिना रिपीट के हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट कॉनिक ग्रेडियंट विद स्पेसिफाइड फ्रॉम एंगल, लाइक अभी ये क्या हो रहा है 0 डिग्री से शुरू होता है यहाँ से, मैं इसका एंगल घुमाना चाह रहा हूँ, तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, फ्रॉम 90 डिग्री, रेड येलो ग्रीन। अभी देखो रोटेट हो गया, पहले यहाँ था अब यहाँ पर है। नेक्स्ट कॉनिक ग्रेडियंट विद स्पेसिफाइड सेंटर पोजीशन, आप सेंटर को भी ऑफसेट कर सकते हैं, कहते एक्स और वाई कि मुझे कहाँ रखना है इसको, तो चेंज हो गया ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट रिपीट अ कॉनिक ग्रेडियंट, तो आपको लिखना होगा रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट, और ये देखिए आपको इस तरह से रिपीट होते हुए दिखाई देगा। नेक्स्ट और रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट विद डिफाइंड कलर स्टार्ट एंड कलर स्टॉप, जैसे हम लोग यहाँ बोल रहे हैं 0 और 10 डिग्री तक आपका रहेगा रेड, येलो 10 से शुरू होकर 20 तक होगा, ब्लू 20 से स्टार्ट होकर 30 डिग्री तक रहेगा। तो हमने 3 एंगल अपने बनाए, रेड येलो ब्लू, और उसके बाद में सारे अपने आप रिपीट हो जाएंगे। तो ये होता है आपका ग्रेडियंट अलग अलग तरह के। तो जब हम लोग अपना बर्गर वाला टेम्पलेट बनाएंगे तो उसके अंदर ग्रेडियंट आएगा, तो हम लोग सीखेंगे कैसे वो ग्रेडियंट आप डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। ग्रेडियंट के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है शैडो इफेक्ट। शैडो 2 तरह के होते हैं, आपका टेक्स्ट एंड बॉक्स। तो बॉक्स शैडो टेक्स्ट शैडो दोनों हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल में आप देखेंगे। विद CSS यू कैन ऐड शैडो टू टेक्स्ट एंड टू एलिमेंट्स। तो टेक्स्ट अपने पास हम लोग पहले देख चुके हैं, जो हम लोग लिखते हैं वहाँ पर टेक्स्ट शैडो करके, और किसी कंटेनर में अगर डालना होता है हम लोग डालते हैं बॉक्स शैडो। तो किसी भी एलिमेंट पे डाला जा सकता है, ध्यान रखना टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट के लिए, बाकी सभी के लिए बॉक्स शैडो। तो द टेक्स्ट शैडो property applies shadow to text. In its simplest use, you only specify the horizontal shadow 2 pixels and the vertical shadow 2 pixels, यानी कि x axis and y axis। तो हमारा शैडो कुछ इस तरह का डिस्प्ले होता है, है ना। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि इसका शैडो का जो कलर डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है वो डिफरेंट कलर में है, जैसे कि रेड, तो ये हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर ब्लर भी होना चाहिए थोड़ा सा, तो आप यहाँ देखेंगे ब्लर भी आ गया अपना इस तरह से। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका कलर वगैरह जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो पहले हमने सिर्फ डिफ़ॉल्ट कलर के साथ चलाया हुआ था, यानी कि बॉडी का कलर जो होता है ब्लैक होता है, तो शैडो हमने ब्लैक के साथ रेड निकाला हुआ है। इस बार हम कह रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा सा सेम कलर के साथ एलिवेशन चाहिए, तो आप देखें वाइट कलर के साथ उसके नीचे एक शैडो में दिखाई दे रहा है इस तरह से। मल्टीपल कलर के साथ आप डालना चाहते हैं, नियॉन शैडो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं,
तो आप यहाँ से x और y को 0 0 रख के अपना रेडियस डिफाइन कीजिएगा। हमने क्या रखा, x और y में 0, और इस आपका जो ब्लर होगा वो 3 पिक्सल का होना चाहिए। तो आपका ये इस तरह का कुछ नियॉन ग्लो इफेक्ट करेगा। इसी में अगर आपको मल्टीपल कलर का शेडो निकालना है तो आप मल्टी कलर का शेडो भी निकाल सकते हैं, जैसे कि रेड एंड ब्लू दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर हम वाइट के साथ ब्लैक के साथ मिक्स करके इसको वाइट ब्लैक और ब्लू के साथ देख रहे हैं, और ये आपका इनसाइड वाला हम लोग देख रहे हैं, जिससे आपका अगर जूम आउट लेवल पर देखो तो आपको लगेगा टेक्स्ट के अराउंड हमने बॉर्डर क्रिएट किया हुआ है, बट ये एक इल्यूजन है, ठीक है, बॉर्डर नहीं बना है, बस हम लोग 2 शैडो बना के इसको यूज़ कर रहे हैं। बात करें बॉक्स शैडो का, the CSS box shadow property is used to apply one or more shadows to an element. In its simplest use, you only specify a horizontal and vertical shadow. The default color of shadow is the current text color. So हम कंटेनर के ऊपर ट्राई कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट का कलर है उसी कलर में हमारा शेडो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहा है। हमने कोई ब्लर नहीं डाला है, कोई कलर डिसाइड नहीं किया, डिफ़ॉल्ट बस हमने ऑफसेट वैल्यू दी है 10-10 पिक्सल एक्स और वाई में मूव होगा। फिर हमने यहाँ पर इसको कलर बताया, लाइट ब्लू कलर से इस तरह से डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें ब्लर ऐड कर रहे हैं अगेन, तो यहाँ से आप देखें सॉफ्ट शेडो क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसमें स्प्रेड रेडियस लगा रहे हैं कि भाई 12 पिक्सल का स्प्रेड होगा, तो ये देखिए एरिया एक्सपेंड हो गया पहले से ज़्यादा। नेक्स्ट हम इसको बोल रहे हैं इनसेट। इनसेट लिखने पर शेडो जो बाहर जा रहा है वो अंदर की तरफ आ गया, अब देखो बॉक्स के, ठीक है। इसी तरह से मल्टीपल शेडो अगर आप डालना चाह रहे हो तो आप मल्टीपल शेडो बना सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे हमने ब्लू, रेड, ग्रीन इस तरह से शेडो डाले। तो इसमें ब्लर नहीं यूज़ किया, हमने ब्लर यूज़ किया, देखो नीचे वाला ब्लेंड होकर दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला हार्ड फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ब्लर करने के लिए हमने क्या करा, जैसे 5 ब्लू, 10 रेड, 15 ग्रीन, तो यहाँ पर एक एडिशनल वैल्यू दिखाई दे रही है 8 और 8, यानी कि ब्लर रेडियस कितना रखना है। नेक्स्ट जैसे हमें कोई कार्ड वगैरह अगर क्रिएट करना है तो कार्ड वगैरह हम लोग इसके थ्रू कैसे बना सकते हैं, तो आप यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे तो देखो अपना एक कार्ड क्रिएट हो रहा है, कैलेंडर। तो ये उसी शैडो से हम लोगों ने बनाया। या फिर जैसे आपको कोई इमेज माउस ओवर करने पर ऐसा कुछ कार्ड चाहिए तो हमने क्या कर रखा है, कंट्रोल यू प्रेस करें तो क्या लिखा है, कार्ड ओवर पर बॉक्स शैडो एक्टिव हो जाए, ठीक है। और पहले वाले एग्जांपल हमने क्या कर रखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा शैडो एक्टिव रहे, माउस वगैरह का इसमें कोई काम नहीं है। तो हमने जो मेन कार्ड वाली क्लास है उसके ऊपर बॉक्स शैडो डाला हुआ है। तो बॉक्स शैडो डालना चाहिए क्योंकि जैसे आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो जनरली क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट में हम लोग कार्ड के कलर को वाइट ही रखते हैं और बेस भी वाइट ही होता है। तो जब यूजर माउस ओवर करे उसको पता लगे वो किसको होवर कर रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट एग्जांपल के तौर पर, हाँ सलीम नहीं है, तो यहाँ पर तो देखो इन्होंने अपने कंटेंट को अपस्केल किया हुआ है। फैशन कैटेगरी गायब कर दी, बताओ क्या बात है यार। दिखाई दे रहा है शेडो, जैसे माउस जा रहा है होवर पर ट्रांजिशंस की हेल्प से शेडो नीचे निकल के आ रहा है। अदरवाइज ये नहीं तो फ्लैट हो जाता है इस तरह से, देखो है ना, माउस ओवर करते आपको अलग से फील होगा। तो ये था आपका शेडो एग्जांपल। आगे चलेंगे, टेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं। CSS text overflow, word wrap, line breaking rules and writing modes. So text overflow properties specify how overflowed content that is not displayed should be singled to the user. So यहाँ पर हमने क्या लिखा, white space no wrap। no wrap अगर आपने कर दिया तो आपका टेक्स्ट ब्रेक नहीं होगा, एक ही लाइन में ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो को हमने क्या बोला, हाइड हो जाए, और टेक्स्ट ओवरफ्लो को हमने क्या बोला, क्लिप हो जाए। दूसरा हमने क्या बोला यहाँ पर
कि भाई नो रैप रहेगा, जैसे हमने पहले डिफाइन किया हिडन रहेगा, लेकिन इस बार क्लिप की जगह मैंने क्या बोला एलिप्सिस हो जाए। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब जैसे मान लो आप कोई न्यूज़ की वेबसाइट देखते हो ना, अब कोई जगह कम है, आर्टिकल बड़ा है, या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आप चलाते हो, तो मैटर ज़्यादा है लेकिन एरिया कम है हमारे पास। जैसे अगर हम लोग फ्लिपकार्ट को रीओपन कर लें, तो यहाँ आप नोटिस करना जैसे ट्रिपल डॉट दिखाई दे रही है, तो ये ट्रिपल डॉट जो है ये CSS से बनी है। तो अभी आप यहाँ देखेंगे हमने एक जगह पर क्लिप का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर डेटा मेरा क्लिप हो गया। दूसरे में हमने यहाँ पर क्या बोला एलिप्सिस, तो एलिप्सिस से क्या हुआ ट्रिपल डॉट लग गए अपने आप, है ना। तो ये कहाँ यूज़ होता है, जब आपके पास टाइटल बड़ा हो किसी चीज़ का, जैसे आप देख रहे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट जगह नहीं है हमारे पास इतनी, है ना। तो ये मैटर ट्रिपल डॉट कर दिया। जैसे आप और भी कहीं आगे देखोगे, है ना, ऐसे किसी न्यूज़ की वेबसाइट में, तो इसकी अपने को बहुत नीड आती है। क्लिक कीजिए तो देखो ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहा है, ट्रिपल डॉट, ट्रिपल डॉट, ट्रिपल डॉट, ठीक है। तो इस तरह से तो कैसे बन रहा है टेक्स्ट ओवरफ्लो में एलिप्सिस। क्लिप क्या करेगा, डेटा को हाइड कर देगा, एलिप्सिस ट्रिपल डॉट से दिखाएगा कंटिन्यूटी, टू बी कंटिन्यू, मतलब उस तरह से आपका रहेगा। हम चाहते हैं कि इधर माउस ओवर करे तो रिवील हो जाए इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ से हमने क्लिक किया, अब आप ऊपर वाले में देखोगे तो दिखाई दे रहा है लाइन पूरी ये थी, दिस इज सम लॉन्ग टेक्स्ट दैट विल नॉट फिट इन द बॉक्स। यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ भी डिस्प्ले, लेकिन इस वाले में हमें लग रहा है शायद इतना ही लिख के छोड़ दिया, इस वाले में दिख रहा है कि कुछ है आगे और इन्फॉर्मेशन डॉट डॉट डॉट, है ना। बात करेंगे वर्ड रैपिंग। CSS वर्ड रैपिंग प्रॉपर्टी अलाउज लॉन्ग वर्ड टू बी एबल टू बी ब्रोकन एंड रैप ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। इफ अ word is too long to fit within an area it expand outside। तो आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ड लिखा, दिस इज अ वेरी 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 लॉन्ग वर्ड, इसके बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं है। तो क्या हुआ, वो अपना आप यहाँ से ब्रेक होके नीचे आ गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब मान लो यहाँ पर क्या है, हमने लिखा ब्रेक वर्ड, तो पूरा वर्ड ब्रेक हो गया। हम क्या बोले कीप ऑल या ब्रेक ऑल, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे दोनों के अंदर, द लाइन विल ब्रेक एट हाइफन्स, और यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये बीच में से ब्रेक हो गया। तो कई बार आप देखते हो कि जैसे मैटर ज़्यादा होता है तो वो पूरा नहीं आ पाया तो डैश लग जाता है खुद से। तो अगर डैश आपने खुद से लिख के लगाया होगा तो डैश से ब्रेक होगा, अदरवाइज बीच में से कहीं से भी टूट जाएगा मैटर आपका। तो ये दो प्रॉपर्टी आती है वर्ड ब्रेक के अंदर, और वर्ड रैप में क्या आता है ब्रेक वर्ड। फिर क्या है राइटिंग मोड। तो राइटिंग मोड प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर लाइंस और ऑफ टेक्स्ट आर लेड आउट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर क्या लिखा हमने वर्टिकल राइट टू लेफ्ट, यहाँ पर क्या लिखा है वर्टिकल राइट टू लेफ्ट। तो चलो यहाँ जाके ज़रा चला के देखिए। तो राइटिंग मोड में हमने यहाँ पर लिखा सम टेक्स्ट विद अ स्पैन एलिमेंट विद अ वर्टिकल राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइटिंग मोड। और ये यहाँ पर पूरा का पूरा लाइन ही हमारा रोटेट हो रहा है। तो सीधी बात है यहाँ पर अगर चल रहा है तो स्पैन लगाया होगा हमने, तभी वो उतना पर्टिकुलर हमारा एरिया चेंज हुआ है। क्या दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हमने स्पैन को टेस्ट 2 की क्लास दी, यहाँ पर हमने p.test2 लिखा है। तो p.test2 में आपका ये पूरा का पूरा मैटर जो है चेंज हो रहा है। टेस्ट 1 के अंदर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल विच इज़ डिफ़ॉल्ट, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है आपके राइटिंग मोड। तो यानी कि ओवरफ्लो हमने समझा, रैपिंग हमने देखा, ब्रेकिंग रूल्स किस तरह से काम करते हैं, और राइटिंग मोड्स। इसके बाद आपको मिलेगा वेब फॉन्ट्स। वेब फॉन्ट भी हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं अपना पहले बेसिक वाले में, इसमें हम लोग वो सब नहीं पढ़ेंगे, पेयरिंग वगैरह। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में इनको समझेंगे। तो CSS में अगर आप कोई फॉन्ट एम्बेड करना चाहते हो तो हम लोग यूज़ करते हैं @font face, यूज़ किया हुआ है आप लोगों ने। द CSS @font face रूल, वेब फॉन्ट्स अलाउ वेब डिज़ाइनर टू यूज़ फॉन्ट्स दैट आर नॉट इंस्टॉल्ड ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर। जो यूज़र के पास नहीं वो फॉन्ट भी आप ऐड करवा सकते हैं।
When you have found or bought the font you wish to use, just include the font file on your web server and it will be automatically downloaded to the users when needed. Your own fonts are defined within the CSS at the rate font face rule. तो फॉन्ट के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं ज़रा उसकी बात करते हैं. डिफरेंट फॉन्ट फॉर्मेट्स. फर्स्ट आता है TTF जिसको बोलते हैं ट्रू टाइप फॉन्ट. तो विंडो में आपको दो तरह के फॉन्ट मिल जाते हैं, TTF एंड OTF. जब आप कोई भी फर्स्ट टाइम विंडो डालते हैं और जब आप थर्ड पार्टी कोई फॉन्ट लेके नेट से इंस्टॉल करते हैं. सो ट्रू टाइप इज़ अ फॉन्ट स्टैंडर्ड डेवलप्ड in the late 1980s by Apple and Microsoft. TrueType is the most common font format for both the Mac OS and Microsoft Windows operating system. Second आता है OTF, Open Type Fonts. Open Type is a format for scalable computer fonts. It was built on TrueType and is a registered trademark of Microsoft. Open type fonts are used commonly today on the major computer platforms. Good afternoon. नेक्स्ट आता है वॉफ. लगा दिया. देखा नहीं, लगा दिया मैंने यार. तो नेक्स्ट क्या है वॉफ, वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट. ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम लोग कोई किट कन्वर्ट करते हैं तब हम मिलता है. सो वॉफ इज़ अ फॉन्ट फॉर्मेट फॉर यूज इन वेब पेजेस. इट वाज डेवलप्ड इन 2009 एंड इज़ नाउ अ W3C रिकमेंडेशन. वॉफ इज़ essentially open type or true type with compression and additional metadata. The goal is to support font distribution from a server to the client over a network with bandwidth constraints. नेक्स्ट आता है वॉफ 2.0. ये लेटेस्ट इसका अपडेट चल रहा है वॉफ का. इसमें क्या होता है, द वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट वॉफ 2.0, द ट्रू टाइप ओपन टाइप फॉन्ट दैट प्रोवाइड्स बेटर कंपैरिजन देन वॉफ 1.2. सो अभी जब आप नेट पर कन्वर्ट करने जाओगे ना तो वॉफ 2.0 मिलेगा आपको. और आज की डेट में हमें बहुत सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है. 2009 में जब ये ईजाद हुआ था वॉफ, तब हम लोग TTF भी डालते थे वेबसाइट के अंदर, हम OTF भी डालते थे, हम EOT भी डालते थे और हम वहाँ पर वॉफ भी डालते थे. तो हमें 4-5 फॉन्ट डालने की ज़रूरत होती है. बट आज की डेट में खाली वॉफ डालिए, सभी ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं उसको. नेक्स्ट आता है SVG फॉन्ट एंड शेप्स. ये बेसिकली हम लोग आइकन्स वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं. SVG फॉन्ट्स अलाउ SVG टू बी यूज्ड एज अ ग्लिफ्स व्हेन डिस्प्लेइंग टेक्स्ट. द SVG 1.1 specification define a font module that allow for the creation of fonts within an SVG document. You can also apply CSS to SVG documents and the @ font face rule can be applied to text in SVG documents. Next आपका आता है EOT, embedded open type fonts. EOT fonts are a compact form of open type fonts designed by Microsoft for use as embedded fonts on web pages. तो चलिए बात करते हैं ब्राउज़र सपोर्ट के बारे में. तो TTF और OTF सभी ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं और इस वर्जन से हमारा स्टार्ट हो गया था सपोर्ट. आज हम लोग क्रोम के अंदर 120+ पे जा चुके हैं. ये हम लोग बिल्कुल शुरुआत की बात कर रहे हैं. वॉफ 9.0, 5.0, 3.6, 5.1, 11.1. वॉफ 2 आप देखेंगे लेटर ऑन ये स्टार्ट हुआ था. SVG आपका सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें काम करता है. EOT आपका एज में चलता है, बाकी किसी में काम नहीं करता है. तो इसलिए अब क्या यूज़ करना है वॉफ. ठीक है, तो ये सभी जगह पर बढ़िया से काम करेगा. इंटरनेट एक्सप्लोरर, द फॉन्ट फॉर्मेट ओनली वर्क व्हेन सेट टू बी इंस्टॉलेबल, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. नेक्स्ट, यूजिंग द फॉन्ट यू वांट. In the @ font face rule, first define a name for the font, example my first font, and then point to the font file. Tip क्या है? Always use lowercase letter for the font URL. Uppercase letter can give unexpected result in Internet Explorer. So to use the font for an HTML element, refer to the name of the font, my first font, through the font family property. So हमने यहाँ पर लिखा @font face. फॉन्ट का नेम हमने यहाँ पर डिफाइन किया है माई फर्स्ट फॉन्ट. ये कुछ भी रख सकते हो, ठीक है. सो हम यहाँ पर फर्टिगो एक फॉन्ट है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है. और हमने इसको फॉन्ट के फोल्डर में रखा हुआ है और हम यहाँ पर जो है उस
माई फर्स्ट फॉन्ट को कॉल करा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका फॉन्ट जो है वो कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोड देखिए, यही हमने लिखा हुआ है और फॉन्ट फोल्डर के अंदर हमारी फाइल अवेलेबल है। तो ये हमारा, जब हम लोग बर्गर टेम्पलेट के बाद में, बर्गर टेम्पलेट से पहले हम लोग एक टेम्पलेट कंप्लीट करेंगे विच इज़ कैफ़े टेम्पलेट। तो ये उसके अंदर यूज़ हुआ है फॉन्ट। नेक्स्ट, यूजिंग बोल्ड टेक्स्ट। तो मैं चाहता हूँ भाई मुझे इसके अंदर बोल्ड भी अप्लाई करना है। यू मस्ट ऐड अनदर फॉन्ट फेस रूल कंटेनिंग डिस्क्रिप्टर्स फॉर बोल्ड टेक्स्ट। आपने लिखना है फॉन्ट वेट बोल्ड, तो आप बोल्ड वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अप्लाई हो रहा है बीच में। सो विथ CSS वेबसाइट कैन यूज फॉन्ट्स अदर देन द प्री सेलेक्टेड वेब सेव फॉन्ट्स। The file sensation_bold.wof is another font file that contains the bold characters for the sensation font. Browsers will use this whenever a piece of text with the font family, my first font, should render as bold. This way you can have many @font face rules for the same font. तो हम एक फाइल में मल्टीपल @font face चला सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है। नेक्स्ट, फॉन्ट फेस के बाद हम आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। 9 हो गया ना, 10 पर आई है। फिर हमारा आता है 2D ट्रांसफॉर्म। 2D ट्रांसफॉर्म जो आप लोग फोटोशॉप में Ctrl+T करके काम करते हो ना, तो वहाँ पर क्या आता है, आपका मूव करने का पहला ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेट, कि भाई मुझे उठा के कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को। फिर आप Ctrl+T पर देखते हो स्केल अप स्केल डाउन, जिसको हम बोलते हैं स्केल। और अगर आप दोनों साइड करते हो जिसमें आपका चारों एंगल में बढ़ता है तो स्केल X और स्केल Y बोलते हैं उसको। फिर आप करते हो रोटेट, ठीक है, तो रोटेट में भी आप अपना एंगल डिसाइड कर सकते हो, वो आपको 3D ट्रांसफॉर्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप स्क्यू वहाँ पर अप्लाई करते हो, स्क्यू भी आपको यहाँ पर X और Y और कंबाइन आपको मिल जाएगा देखने के लिए। सो CSS ट्रांसफॉर्म अलाउ यू टू मूव, रोटेट, स्केल एंड स्क्यू एलिमेंट्स। और ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी इन वर्जन से हमारी स्टार्ट हो गई थी। सो आज की डेट में सभी ब्राउज़र ट्रांसफॉर्म को इट मीन्स वर्क करते हैं, अलाउ करते हैं। सो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं CSS 2D ट्रांसफॉर्म्स मेथड्स। विद द CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यू कैन यूज द फॉलोइंग 2D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स: ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल X, स्केल Y, स्केल एंड स्क्यू X, स्क्यू Y एंड स्क्यू, और लास्ट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मैं सबको एक साथ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये सब हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बात करते हैं इन मेथड्स में। द ट्रांसलेट मेथड मूव्स एन एलिमेंट from its current position according to the parameter given for the x-axis and the y-axis. In the following example, moves the div element 50 pixels to the right and 100 pixels down from its current position. So हमने लिखा है div को कि ट्रांसलेट हो जाए 50 और 100, 50 is x, 100 is y, क्लिक हेयर। तो आप ये देखेंगे अपनी पोजीशन से ऑब्जेक्ट हमारा मूव हो गया इस तरह से। इसी तरह से रोटेट की अगर हम लोग बात करते हैं, द रोटेट मेथड रोटेट्स एन एलिमेंट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग शॉर्ट में CW और CCW बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन डिग्री। सो द फॉलोइंग एग्जांपल रोटेट द डिव एलिमेंट क्लॉकवाइज विद 20 डिग्री। तो आप यहाँ देखिए 20 डिग्री का एग्जांपल, ये डिफ़ॉल्ट है और ये 20 डिग्री पर रोटेटेड हम लोग देख रहे हैं। और इसमें नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है। सो यूजिंग नेगेटिव वैल्यू विल रोटेट द एलिमेंट काउंटर क्लॉकवाइज यानी रिवर्स। The following example rotate the div element counterclockwise with 20 degree negative। तो आप यहाँ देखेंगे different direction में। Next we will talk about scale method. Scale method increase and decrease the size of an element according to the parameter given to the width and height. So the following example increase the div element to be 2 times of its original width and 3 times of its original height. So हमने क्या लिखा है, स्केल 2 and 3। 2 मतलब विड्थ अगर 100 है तो 200 हो जाए, हाइट अगर 100 है तो 300 हो जाए, 300%। देखिए इसके कंपैरेटिवली अगर मैं ये 3 बॉक्स एक के ऊपर एक रखता हूँ तो इसकी हाइट इसके बराबर है और विड्थ इसके बराबर है ना। तो होता है स्केल। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एग्जांपल डिक्रीज द डिव एलिमेंट टू बी हाफ ऑफ इट्स विड्थ ऑफ एंड हाइट। क्या लिखा हमने 0.5 बाई 0.5, तब ये पहले साइज से 50% स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअल स्केलिंग की। ओनली एक्स में हमें स्केल करना है,
The scale method, scale x method, increase or decrease the width of an element. The following example increase the div element to be 2 times of its original width. The following example decrease the div element to be half of its original width. तो हमने x में छोटा करना है, y में हाइट हम चाहते हैं उतनी ही रहे. नेक्स्ट है स्केल वाई. अब सिर्फ हाइट पर काम होगा. द स्केल वाई मेथड इंक्रीज एंड डिक्रीज द हाइट ऑफ एन एलिमेंट. द फॉलोइंग एग्जांपल इंक्रीज द डिव एलिमेंट टू बी 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट. स्केल वाई में हमने लिखा है 3, तो वाई में 3 टाइम्स लार्जर हो रहा है. नेगेटिव करेंगे तो आपका नेगेटिव भी काम करेगा. बात करते हैं स्क्यू. द स्क्यू मेथड स्क्यूज an element along the x-axis by the given angle. The following example skews the div element 20 degree along the x-axis. तो हम लोग यूज करेंगे div ट्रांसफॉर्म skew x 20 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर skew देखेंगे. skew x ये y होने से रह गया है, यहाँ पर y आएगा. यहाँ 2 टाइम ये कॉपी पेस्ट हो गया. ये y का एग्जांपल यहाँ पर है. इसकी y ये आपका y में करेगा, तो यानी कि आपको पॉजिटिव साइड में इधर की तरफ देखने के लिए मिलेगा. और स्क्यू अगर हम लोग डालते हैं 20 डिग्री 10 डिग्री, तो ये दोनों एक्सिस में एक साथ काम करेगा. ठीक है. तो स्क्यू वाई, स्क्यू एक्स, तो आप कंबाइन भी चला सकते हो और इंडिविजुअल भी चला सकते हो. सो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है स्क्यू 20 डिग्री, तो ये आप देखेंगे आपका 20 डिग्री के अकॉर्डिंग काम हो रहा है. बात करते हैं मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में वैल्यू इस ऑर्डर में चलती है. पहला क्या आता है स्केल एक्स, फिर क्या आता है स्क्यू वाई, फिर आता है स्क्यू एक्स, फिर आता है स्केल वाई, फिर ट्रांसलेट वाई. तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर जब हम लोग एक साथ डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से आउटपुट देगा आपको लास्ट वाला. बात करेंगे 3D ट्रांसफॉर्मेशन. तो 3D में ज़्यादा कुछ नहीं होता. रोटेट को ही जैसे हम लोगों ने वो देखा था ना, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई और स्क्यू. उसी तरह से रोटेशन के अंदर 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, अब एक्स, वाई और जी. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में 3 तरह के रोटेशन होते हैं. 2D ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये आपका डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया CW एंड CCW, है ना. फिर ये हो गया आपका एक रोटेशन, और एक आपका रोटेशन ये वाला आ जाएगा इसके अंदर. तो एक फ्रंट की तरह, एक इस तरह से और एक इस तरह से. तो ये 3 रोटेशन हमें देखने के लिए मिलेंगे. सो CSS ऑल्सो सपोर्ट्स 3D ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्म की सेम प्रॉपर्टी जो हमारा 2D ट्रांसफॉर्म चला है, सेम टाइम पर हमारा 3D ट्रांसफॉर्म भी सभी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया वर्जन्स में. तो विद द CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यू कैन यूज द फॉलोइंग 3D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स x, y एंड z. रोटेट x 150 डिग्री, तो ये आपका वर्टिकली काम करता है, यानी कि इस तरह से. नेक्स्ट रोटेट y, ये आपका हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेगा इस तरह. एंड रोटेट z, ये आपका क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज वर्क करेगा इस तरह. ठीक है. तो इस तरह से आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं इसमें. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांजिशंस, ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है डिटेल में, अब आप देखेंगे इसको. CSS transitions allows you to change property value smoothly over a given duration. So transition जो अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया है कि all 0.5 seconds, तो that is a short hand property of transition. तो transition में क्या क्या निकलता है, delay, duration, property and timing function. और ये सब आपको एक कीवर्ड में मिल जाते हैं इस तरह से. बात करेंगे अगेन ब्राउज़र सपोर्ट. तो सभी क्योंकि अगर ट्रांजिशन काम करेगा तो ये सब भी अपने आप ही काम करेंगे, तो सभी में काम करते हैं ब्राउज़र्स के अंदर. तो आपको सोचना नहीं है लगाने से पहले कि किस पे चलेगा किस पे नहीं चलेगा, सब पे चलेगा, बिंदास लगाओ. सो हाउ टू यूज CSS ट्रांजिशन. टू क्रिएट अ ट्रांजिशन इफेक्ट यू मस्ट स्पेसिफाई 2 थिंग्स. द CSS प्रॉपर्टी यू वांट टू ऐड एन इफेक्ट टू एंड द ड्यूरेशन ऑफ द इफेक्ट. बस जैसे पूछा था इंटरव्यू में व्हाट इज एनिमेशन, तो जो भी चीज़ एक इम्प्लीमेंटेशन में टाइम कंज्यूम कर रही है दैट इज़ द एनिमेशन. लाइक अगर मेरा की यहाँ रखा है, यहाँ से यहाँ तक अगर वो जा रहा है,
तो उसने एक टाइम कंज्यूम किया ना यहाँ से, वो मिली सेकेंड्स में हो सकता है, सेकेंड्स में हो सकता है, वही आपका एनिमेशन होता है। और यही आपका ट्रांजिशंस के अंदर है कि ड्यूरेशन अगर है तभी ट्रांजिशन दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो जैसे हम लोग किसी लिंक को माउस ओवर करते हैं तो इमीडिएटली अंडरलाइन आ जाती है, वहीं पर अगर मैं ट्रांजिशन लगा दूँ तो अंडरलाइन इमीडिएट ना के डिले के साथ होगी, है ना, एक टाइम लगेगा उस लाइन को डिस्प्ले होने में। So if the duration part is not specified, the transition will have no effect because the default value is 0. By default 0 रहता है। So the following example shows a 100 pixels by 100 pixels red div element has also specified a transition effect for the width property with a duration of 2 seconds. तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई इस ऑब्जेक्ट को में ये इसका डायमेंशन है, ये कलर है, ये ट्रांजिशन हमने इसमें अप्लाई किया हुआ है। The transition effect will start when the specified CSS property width changes value. Now let us specify a new value for the width property when a user mouse over the div element. तो width कितना हो जाएगा 100 से 300। सो अभी क्या होगा, जब आप माउस लेके जाएंगे तो देखो इस तरह से बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। Notice that when the cursor mouses out of the element, it will gradually changes back to its original style, like 100 की तरफ वो वापस जाना स्टार्ट कर देता है। So change several properties value. The following example adds a transition effect for both the width and height property with a duration of 2 seconds for the width and 4 second of height. मैं चाहता हूँ कि width अलग टाइम में कंप्लीट हो और height अलग टाइम में कंप्लीट हो। हमने लिखा width को 2 सेकेंड, height को लिखा हमने 4 सेकेंड्स। सो जब माउस ओवर करेंगे तो आप यहाँ देखें विड्थ पहले पूरा हो जाएगा, हाइट बाद में पूरा होगा। नेक्स्ट, स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन। द ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट। द ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। इज दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, स्पेसिफाइज अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट देन फास्ट एंड देन एंड स्लोली। तो नोटिस अगर आपने यहाँ किया हो तो आपने देखा होगा तेजी से स्टार्ट होता है और एंड में जाके स्लो हो जाता है, और इसी तरह से आपका ये रिवर्स भी आता है। फिर क्या आता है लीनियर। लीनियर में आपका ऑब्जेक्ट एक ही रफ्तार से बढ़ेगा और जब एंड होगा ऐसा लगेगा जैसे आगे कहीं टकरा के रुका है, ठीक है। स्पेसिफाइज अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद द सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ईज इन, स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट और लास्ट में आके ठक से रुकेगा एकदम टकरा के। ईज आउट, स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो एंड, मतलब चलेगा तेजी से लेकिन एंड में जाकर स्लो के रुक जाएगा, जैसे फिजिक्स का हम लोग पढ़े फोर्स इक्वल टू 0, वो काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, ईज इन और आउट, यानी कि मिक्सिंग हो गई अब यहाँ पर। स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट एंड एंड। क्यूबिक विजियर, लेट यू डिफाइन योर ऑन वैल्यूज इन अ क्यूबिक विजियर फंक्शन, यानी कि मैं चाहता हूँ तेज हो धीरे हो, तेज हो धीरे हो, इस तरह से कुछ करना चाहते हो तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने 5 डिप बनाए हैं और सबको अलग अलग हमने प्रॉपर्टी असाइन की है, और यहाँ हम लोग जाके देखेंगे लीनियर। तो देख रहे हो शुरू से लेके एंड तक एक ही रफ्तार से चल रहा है वो, है ना, और एंड जब होगा तो ऐसा लगेगा जैसे कहीं पे हिट होकर रुक रहा है। सेम ईज, तेजी से जाएगा और एंड में जाके स्लो डाउन होकर रुक जाएगा। ईज इन, धीरे धीरे तेज होके स्टॉप होगा, फास्ट टू स्लो होगा, यानी कि दोनों चीज़ें मिक्स हो गई ना ये। तो समझ में आया बाय डिफॉल्ट क्या रहता है हमारा, ईज। बात करेंगे डिले द ट्रांजिशन इफेक्ट। द ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज अ डिले इन सेकेंड्स फॉर द ट्रांजिशन इफेक्ट। भाई मैं चाहता हूँ माउस ओवर करूँ, माउस ओवर करने पर बटन या जो भी मैंने बनाया वो बड़ा तो हो लेकिन 1 सेकंड के बाद हो, या जो भी आप प्रॉपर्टी सेट करना चाहो। तो हमने क्या लिखा, ट्रांजिशन डिले कितना है 1 सेकेंड। तो जो भी आपने यहाँ पर एक्शन लगाया होगा 1 सेकेंड होने के बाद शुरू होगा, इमीडिएट नहीं होगा। फिर हमने क्या लिखा, ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। हमने लिखा है ट्रांजिशन में विड्थ 2 सेकेंड, हाइट 2 सेकेंड, ट्रांसफॉर्म में 2 सेकेंड का टाइम। और यहाँ पर आप देखोगे तो क्या क्या चल रहा है इसमें। हमने यहाँ पर ट्रांजिशन में तीनों चीज़ें डिफाइन की। हमने विड्थ को बोला 300 हो जाए 100 की जगह, हाइट को हमने 300 बोला 100 की जगह,
ट्रांसफॉर्म जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको हमने क्या बोला है, रोटेट हो जाए 180 डिग्री। तो इस तरह से रिवॉल्व मार के हमारा ये बड़ा होगा और छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट, मोर ट्रांजिशन एग्जांपल्स। हम यहाँ पर सारी चीज़ अलग अलग देख रहे हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विड्थ, ड्यूरेशन 2 सेकेंड, फंक्शन टाइमिंग फंक्शन इज लीनियर एंड डिले इज 1 सेकेंड। नेक्स्ट, और बाय यूजिंग द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हमने वन को लाइन में डिफाइन किया, विड्थ 2 सेकेंड, लीनियर एंड 1 सेकेंड। तो जब आप लिखते हो ना विड्थ या हाइट या ट्रांसफॉर्म, तो यानी कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ही चेंज होगी। अगर आपने लिख दिया ऑल, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑल लिख के आओ बिंदास, और नीचे जो चीज़ बदलना चाहोगे सिर्फ वही चीज़ आपकी चेंज हो जाएगी उसके अंदर। ट्रांजिशन के बाद आपको मिलता है एनिमेशन CSS के अंदर। CSS allows animation of HTML elements without using JavaScript. So इसके लिए क्या चलता है, @keyframes। इसके अंदर आप सारा काम करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है आप की फ्रेम में काम करने से पहले डिफाइन करके आएंगे। तो हमें की फ्रेम को चलाने के लिए चाहिए होता है क्या, एनिमेशन का नेम, फिर इसका ड्यूरेशन, डिले, इटरेशन काउंट, डायरेक्शन, टाइमिंग फंक्शन, फिल मोड। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होगी, एनिमेशन। तो बात करते हैं ब्राउज़र सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं इन सभी ब्राउज़र में बढ़िया से काम करेगा। आगे चलते हैं, व्हाट आर CSS एनिमेशंस। एन एनिमेशन लेट्स एन एलिमेंट ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर स्टाइल, मे बी कलर, मे बी विड्थ एंड हाइट, मे बी पोजिशन, कुछ भी हो सकता है। यू कैन चेंज एज मैनी CSS प्रॉपर्टीज यू वांट as many times as you want. To use CSS animation, you must first specify some keyframes for the animation. Keyframes hold what style the element will have at certain time. The @keyframe rules. When you specify CSS styles inside the @keyframes rule, the animation will gradually change from the current style to the new style at certain time. To get an animation to work, you must bind the animation to an element. So the following example binds the example animation to the div element. The animation will last for 4 seconds and will gradually change the background color of the div element red to yellow. तो क्या हो रहा है यहाँ पर ज़रा समझे। हमने एक div बनाया है, width, height, background color, एक प्रॉपर्टी डाली है, एनिमेशन का नेम क्या है, एग्जाम्पल। कितनी देर तक चलेगा एनिमेशन, क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, @keyframes, और एग्जाम्पल इज अ एनिमेशन नेम। हमने बोला फ्रॉम, बैकग्राउंड कलर रेड से शुरू होगा और एंड येलो पर होगा, और उसके बाद में फिर से वो रेड हो जाएगा। तो ज़रा चला के देखिए, ठीक है। सो the animation duration property define how long an animation should take to complete. If the animation duration property is not specified, then no animation will occur because the default value is 0 seconds. तो ध्यान रखना, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन दोनों के अंदर आपका कोई रिजल्ट नहीं आता है अगर आप ड्यूरेशन नहीं डिफाइन करते हैं। So in the example above, we have specified when the style will change by using the keywords from and to, which represents 0% for start and 100% for complete. तो आप यहाँ पर from और to को 0 और 100 भी लिख सकते हो। It is possible to use percent. By using percent, you can add as many styles change as you like. So the following example will change the background color of div element when the animation is 25% complete, 50%, and again when the animation is 100% complete. तो देखो, अगर from और to में जाओगे तो आप start और end ही कर पाओगे, बट अगर मैं परसेंटेज में टाइम को ब्रेक कर लूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या बोला, 0 पर कितना रहेगा, रेड। 25% पूरा होगा टाइम का अपना तो येलो हो जाएगा, 50% टाइम का पूरा हो जाएगा तो ब्लू होगा, 75% होगा तो ग्रीन होगा, बाद में फिर से रेड हो जाएगा।
तो जैसे भी मेरा रेड से येलो हो गया फिर से झटके से रेड हुआ था, अब वो नहीं होगा। ज़रा चला के देखो, कोई ज़र्क नहीं है ना। तो ये वाली टेक्निक के साथ जाना है हमने। नेक्स्ट, the following example will change both the background color and position of div elements when the animation is 25% complete, 50% and again when the animation is 100% complete. तो हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड की है, क्या? पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव क्यों डाला है? क्योंकि मैं यहाँ पर लेफ्ट और टॉप पोजीशन के साथ प्ले कर रहा हूँ। हमने बोला 0% पर लेफ्ट राइट लेफ्ट टॉप 0 0, 25% पर लेफ्ट से 200 पिक्सल ऑब्जेक्ट मेरा आगे मूव होगा, टॉप में 0 ही रहेगा। 50% पर बोला लेफ्ट से 200 एंड टॉप से 200। 75 पर हमने बोला कि लेफ्ट से 0 टॉप से 200 एंड 100 पर बोला हमने लेफ्ट टॉप फिर से 0 0 हो जाए। जहां से चला वहीं वापस पहुंच गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिले एंड एनिमेशन। द एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज अ डिले फॉर द स्टार्ट ऑफ एन एनिमेशन। द फॉलोइंग एग्जांपल हैज अ 2 seconds डिले बिफोर स्टार्टिंग द एनिमेशन। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी तीसरी लगाई है, एनिमेशन डिले। अब देखो 2 सेकंड तक खामोश रहेगा, उसके बाद शुरू होगा, है ना। नेक्स्ट क्या, सेट हाउ मेनी टाइम्स एन एनिमेशन शुड रन। अभी क्या होता है, एक बार चलता है रुक जाता है। तो एक प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी थी, एनिमेशन इटरेशन काउंट। प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एनिमेशन शुड रन। तो आप यहाँ देखें हमने लिखा है 3 टाइम चलेगा। अब आप देखेंगे आपका एनिमेशन 1 2 and 3 and then stop. The following example use the value infinite to make the animation continue forever. हम चाहते हैं भाई काउंटिंग मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ जितनी देर यूज़र वहाँ रहे उतनी देर चलता ही रहे। तो इन्फिनिट लिखने से क्या होगा, अब ये अनंत समय तक चलता रहेगा जब तक फाइल को कोई क्लोज ना कर दे आगे, है ना। अब कोई काउंट नहीं है। नेक्स्ट, रन एनिमेशन इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेट साइकिल। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा एनिमेशन रिवर्स चले, जैसे अभी फॉरवर्ड चला है ना, मैं चाहता हूँ बैकवर्ड हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अलग अलग। द एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। फर्स्ट इज नॉर्मल, द एनिमेशन इज प्लेड एज नॉर्मल फॉरवर्ड, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू। रिवर्स, द एनिमेशन इज प्लेड इन रिवर्स डायरेक्शन बैकवर्ड। Alternate, the animation is played forward first then backward. Alternate reverse, the animation is played backward first then forward. तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। The following example will run the animation in reverse direction backwards. हमने यहाँ पर लिखा है रिवर्स, जो कि नॉर्मल आप ऑलरेडी देख ही रहे होती देर से। सो क्या होगा, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पर, अल्टरनेट, तो पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर अल्टरनेट रिवर्स, तो रिवर्स शुरू होगा फिर फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ द एनिमेशन, जैसे कि हमारा उसमें था ट्रांजिशंस के अंदर। तो इसमें भी आपको सेम वही ऑप्शन मिलेंगे, ईज, लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट। लेकिन वो माउस के साथ इंटरेक्ट होते रहे थे और ये एनिमेशन में दिखाई देंगे आपको। द एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। ईज इज़ अ डिफ़ॉल्ट, बाकी सब आपका वही है। हमने यहाँ पर सबको अलग अलग ऑप्शन दिया। अब आप यहाँ देखोगे सब में डिफरेंस, एंड सबका एक ही टाइम पर होगा लेकिन बीच में सब अपना अलग अलग चल रहे हैं। देखो तो लीनियर का क्या सिस्टम है, वो शुरू से लेकर एंड तक एक ही रफ्तार से चलेगा। ईज वाला क्या है, फास्ट टू स्लो चलेगा। ईज इन वाला स्लो स्टार्ट होगा, धीरे धीरे तेज होता जाएगा। ईज आउट वाला फास्ट शुरू होगा और एंड में जाके ग्रेजुअली स्लो हो जाएगा। ईज इन आउट वाला पहले स्लो चलेगा फिर तेज होगा फिर स्लो हो जाएगा, लेकिन अंत सबका एक साथ होगा क्योंकि सबका ड्यूरेशन एक ही है। तो ये होता है ईज। Next, specify the fill mode for an animation. CSS animations do not affect an element before the first keyframe is played
off after the last keyframe is played. The animation fill mode property can override this behavior. The animation fill mode property specify a style for the target element when the animation is not playing, before it start, after it end, or both. The animation fill mode property can have the following values. First is none, which is default value. Animation will not apply any styles to the element before or after it is executing. Forwards. The element will retain the style value that is set by the last keyframe, depends on animation direction and animation iteration count. Backwards. The element will get the style value that is set by the first keyframe, depends on the animation direction and retain this during the animation delayed period. Both. The animation will follow the rules for both forward and backwards, extending the animation properties in both directions. So below, the following example lets the div element retain the style values from the last keyframe when the animation end. तो विड्थ हाइट हमने सब वही अपना यूज हो रखा है. हमने यहाँ पर क्या लिखा, फिल मोड में फॉरवर्ड. तो कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है. अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा लिखा नहीं कि आपका कौन सा चलेगा, है ना. सो द फॉलोइंग एग्जांपल लेट्स द div element get the style values set by the first keyframe before the animation starts and retain the style values from the last keyframe when the animation ends. तो हमने एक डिले की प्रॉपर्टी लगा रखी है इसमें. नेक्स्ट, द फॉलोइंग एग्जांपल लेट्स द div element get the style values set by the first keyframe before the animation start and retain the style values from the last keyframe when the animation ends. और ये आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप इतना सब कुछ अलग अलग लिख रहे हैं, आप इस सभी को वन लाइन में ख़त्म कर सकते हो इस तरह से. तो ये देखो अलग अलग लिखने का आउटपुट है और ये हम लोग एक लाइन में लिखने का आउटपुट देख रहे हैं. नेक्स्ट है CSS में टूल टिप्स. क्रिएट टूल टिप विथ CSS. टूल टिप क्या होता है, जैसे हम कहीं पर पॉइंटर लेके जाते हैं और कुछ वहाँ से पॉपअप होती है इन्फॉर्मेशन. सो क्रिएट अ टूल टिप दैट अपीयर्स व्हेन द यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एलिमेंट. तो यहाँ पर हमने कुछ CSS यूज़ किया. पहले आउटपुट देखो फिर कोड को समझते हैं. हमने लिखा होवर ओवर मी, माउस गया और टूल टिप हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. तो मेरा हैंड का सिंबल नहीं आ रहा, अगर आप कर्सर पॉइंटर लगा दोगे तो हैंड का सिंबल भी आपको दिख जाएगा, वो देख लीजिएगा. तो पहला हमने क्या बनाया, यहाँ पर पहले इस पर देखो डिज़ाइन में हमने एक कंटेनर बनाया जिसमें टूल टिप की क्लास है और दूसरा क्या, टूल टिप टेक्स्ट, है ना. तो टूल टिप टेक्स्ट कब आपको दिखता है, जब आप माउस लेके जाते हो. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपनी टूल टिप की. तो टूल टिप को हमने क्या बोला है, पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड बॉर्डर बॉटम से 1 पिक्सल डॉटेड एंड ब्लैक. तो इसकी वजह से आप ये डॉटेड बॉर्डर बॉटम से देख रहे हैं. नेक्स्ट में बोला टूल टिप के अंदर जो टेक्स्ट है हमारा, विजिबिलिटी इसकी क्या रहेगी, हिडन, बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा नहीं. और जब माउस ओवर करेंगे तो विजिबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, विजिबल. अब जो विजिबिलिटी वाला काम है वो आप किससे ले सकते हो, डिस्प्ले नन डिस्प्ले ब्लॉक करा सकते हो माउस ओवर के ऊपर, है ना. तो भी हमारा काम हो जाए. बाकी उसके अंदर डिज़ाइनिंग का पार्ट है कि भाई कहाँ दिखाई देगा, पोजीशन क्या होगा, वो सारी चीज़ें. सो समझते हैं ज़रा. HTML use a container element like div and add the tooltip class to it. When the user mouse over this div, it will show the tooltip text span. The tooltip text is placed inside an element like span with class tooltip text. CSS की बात करें, the tooltip class use position relative which is needed to position the tooltip text. कि माउस ओवर करने पर कहाँ से आएगा टेक्स्ट, राइट से, टॉप से, बॉटम से या लेफ्ट से. सो टूल टिप टेक्स्ट क्लास होल्ड द एक्चुअल टूल टिप टेक्स्ट. इट इज़ हिडन बाय डिफॉल्ट एंड विल बी विजिबल ऑन ओवर
वी हैव ऑल्सो एडिट सम बेसिक स्टाइल्स टू इट 120 पिक्सल्स की विड्थ जो हमारा टूल टिप का खुल रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड कलर विद वाइट टेक्स्ट कलर, सेंटर टेक्स्ट एंड 5 पिक्सल टॉप बॉटम पैडिंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो पोजीशन पेरेंट का हमने क्या रखा, रिलेटिव। पेरेंट कौन है, टूल टिप। फिर क्या है, टूल टिप टेक्स्ट, इसको हमने क्या बोला है, आपका एब्सोल्यूट। कहाँ गया, देखो ये लिखा हुआ, ये रहा देखो। और जी इंडेक्स क्या है, 1। क्यों रखा है, ताकि अगर मेरा इस एलिमेंट के ऊपर अगर ये आए तो देखो, ये देखो कवर कर रहा है इसको हल्का सा, तो ओवरलैप करे, ना कि इसके नीचे जाए एलिमेंट के। फिर क्या, पोजिशनिंग की बात करेंगे। इन दिस एग्जाम्पल द टूल टिप इज प्लेस टू द राइट, लेफ्ट से मतलब 105 ऑफ द होवरेबल टेक्स्ट div. Also note that top 5 pixels is used to place it in the middle of its container element. We use the number 5 because the tooltip text has a top and bottom padding of 5 pixels. If you increase its padding, also increase the value of the top property to ensure that it stay in the middle. If this is something you want, the same apply if you want to tooltip place to the text. तो हमने टूलटिप टेक्स्ट को दो प्रॉपर्टी दी है, टॉप से -5 पिक्सल्स एंड लेफ्ट से 105। तो आप देखो गैप बना बीच में, पहले एकदम चिपक के आ रहा था, गैप के साथ हमें दिखाई दे रहा है। डिफरेंस देखो, पहले मैटर से कनेक्टेड है, अब मैटर से थोड़ा दूर है। नेक्स्ट, टूल टिप को हमें लेफ्ट में लेके जाना है, तो जहाँ पहले हमने लेफ्ट से 105 करा था, हमने क्या करा, राइट से 105। नेक्स्ट हम बोलते हैं टॉप से टूल टिप आए, तो हमने लिखा विड्थ सेम जैसा हमारा पहले था, बॉटम से 100%, लेफ्ट से 50%, मार्जिन लेफ्ट से -60। इस तरह बॉटम से निकाल सकते हैं, बॉटम टूल टिप, तो ये बॉटम में आ जाएगा आपका। बात करें कि टूल टिप से मुझे कॉल आउट एरो निकालना है, इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो ये आप बॉर्डर से बनाओगे। तो आप यहाँ देखेंगे हमने लिखा टूल टिप टेक्स्ट जो हमारा स्पैन एलिमेंट है, उसमें हमने क्या लिखा, आफ्टर सूडो। आफ्टर हमने क्या बोला, कंटेंट जो भी है, पोजीशन को एब्सोल्यूट करो, टॉप से 100%, लेफ्ट से 50%, मार्जिन लेफ्ट से -5, बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल, बॉर्डर कलर सॉलिड, और बॉर्डर कलर जो रहेगा वो ब्लैक ट्रांसपेरेंट, बाकी तीनों। तो एक कॉर्नर का हमारा आ रहा है, यानी कि लेफ्ट का बॉर्डर आ रहा है, बाकी चारों कॉर्नर का बॉर्डर हमने बंद कर दिया अपने इसके अंदर। तो इससे की वजह से हमारा ये इस तरह से पॉइंटेड होके दिखाई देगा। तो बस आपको अलग अलग डायरेक्शन में ये बॉर्डर अलग अलग पोजीशन का एक्टिवेट करना है। तो जैसे हमारा क्या है, लेफ्ट, नीचे वाले में आप देखेंगे हमने क्या लिखा, बॉटम, ठीक है। इसी तरह से आप राइट वाले में देखेंगे तो लेफ्ट, और लेफ्ट वाले में देखेंगे तो राइट। अच्छा, मैंने यही देखिए बनाया, तो ये काम आप कर सकते हो इसके अंदर अलग अलग। लास्ट वाले मैंने एक वो डाला है फेड का एग्जांपल, मैंने क्या लिखा, बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, माउस ओवर करने पर ओपेसिटी 1 हो जाएगा, तो इफेक्ट के साथ आएगा। नेक्स्ट, CSS में इमेज को स्टाइल करने की बात करेंगे, हाउ टू स्टाइल इमेज यूजिंग CSS। तो इमेज में अगर आपको बॉर्डर, मतलब इमेज के कॉर्नर अगर आपने राउंड करने हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। सो यूज़ द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी टू क्रिएट राउंडेड इमेजेस। तो क्या लिखा हमने, IMG टैग को, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, तो कॉर्नर क्या आ रहे हैं, राउंड आ रहे हैं हमारे इस तरह से। नेक्स्ट हमने बोला यहाँ से बॉर्डर रेडियस 50%, तो आपका इस तरह से सर्कुलर हो जाएगा, तो ये इसको हम लोग इलिप्टिकल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें थंबनेल इमेज की, तो हमने क्या करा, पैडिंग डाल दिया, और हमने बॉर्डर रेडियस डाला और बॉर्डर डाला हमने। तो आप इमेज में देखेंगे थोड़ा गैप के साथ इस तरह से हमारा बॉर्डर क्रिएट हो गया। थंबनेल को एज ए लिंक चाहते हो तो हम कह रहे हैं माउस ओवर करने पर बॉर्डर वगैरह और ड्रॉप शेडो वगैरह एक्टिवेट हो जाए। दिखाई दे रहा है कुछ, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। हमने क्या डाला, बॉक्स शेडो 00xy में 2 पिक्सल का हमने यहाँ से अपना ब्लर डाला, 1 पिक्सल का हमने यहाँ से अपना स्प्रेड रेडियस डाला, RGB कलर हमने अपना डिफाइन किया, 50% ओपेसिटी। नेक्स्ट हमने क्या बोला, रेस्पॉन्सिव इमेज, क्या लिखा हमने, मैक्सिमम विड्थ 100 और हाइट
ऑटो। तो अगर स्क्रीन को छोटा करोगे तो स्केल डाउन हो जाएगा, लेकिन बड़ा करने पर ये 600 से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, सेंटर एंड इमेज। इमेज इन आपका इनलाइन एलिमेंट होता है, अगर मैं दो इमेज रखूँगा तो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे अगर वो साइज़ में छोटी होंगी स्क्रीन से। तो हमने क्या बोला, डिस्प्ले इमेज का ब्लॉक मार्जिन ऑटो। तो अब आप देखो इमेज को एक कंटेनर की तरह आप स्क्रीन के अंदर अलाइन कर सकते हो। बाद में लेटर ऑन जब आप कोई कंटेनर डालोगे वहाँ पर भी आपका काम करेगा। पोलराइड इमेज और कार्ड अगर हमें बनाना हो तो हमने यहाँ पर बॉक्स शैडो का यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। आप यहाँ पर जाइए तो देखिए इस तरह से आपका एलिवेटेड होकर कार्ड आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपेरेंट इमेज। द ऑपेसिटी प्रॉपर्टी कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। द लोअर वैल्यू इज मोर ट्रांसपेरेंट एंड द हायर वैल्यू इज ओपेक। तो 0.5 आप यहाँ देखेंगे इमेज की ऑपेसिटी आपको इस तरह से डाउन मिल जाएगी, ऑपेसिटी 0.5। बात करते हैं फिल्टर्स। तो जैसे हम चाहते हैं भाई इमेज ग्रे स्केल दिखाई दे तो आप लिख देंगे फिल्टर में ग्रे स्केल, और आपका ये 100% लिखने से आपका वर्क कर जाएगा। ध्यान रखना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज का जो 12 वर्जन था वो इसको अलाउ नहीं करता है फिल्टर को, ठीक है, तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग देखें कौन कौन से फ़िल्टर्स हो सकते हैं। तो ये सभी फ़िल्टर आपके सामने हैं, डिफ़ॉल्ट, ब्लर, कंट्रास्ट, ह्यू, इस तरह से आपके पास अलग अलग सारे फ़िल्टर हैं और इन सब का कोड यहाँ पर अवेलेबल है। ब्लर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, शैडो, ग्रे स्केल, ह्यू, रोटेट, इन्वर्ट, ऑपेसिटी, सैचुरेट एंड CPR। तो किस में क्या क्या वैल्यू चलती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या है, इमेज होवर ओवरले, फेड इन टेक्स्ट। भाई माउस जाए इमेज के ऊपर तो कुछ इस तरह से लिखा जाए, दिस इज अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। ये क्या है, फेड इन बॉक्स। माउस गया तो इमेज की ऑपेसिटी डाउन हो गई और उसके ऊपर एक बटन आ गया अपना बन के। ये क्या है, स्लाइड इन फ्रॉम टॉप। माउस गया तो टॉप से मेरा मैटर कुछ स्लाइड होकर आ गया इस तरह से। ये क्या है, बॉटम से। ये क्या है, लेफ़्ट से। ये क्या है, राइट से। तो इस तरह से आप अपने होवर वाले कार्ड वगैरह बना सकते हो, और इन सभी को बनाने के लिए मैंने पोजीशन और ट्रांसफॉर्म का ही यूज़ किया है। बात करें फ्लिप एन इमेज, तो अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म में लिख दें ताकि स्केल x में -1 तो इमेज रिवर्स हो जाएगी, देख रहे हैं। अगर आप इसमें ट्रांजिशन डाल दोगे तो स्लोली होगी थोड़ा सा ड्यूरेशन के साथ। बात करते हैं रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी बनाने का। तो यहाँ पर हमने मीडिया स्क्रीन डाल रखा है, मिनिमम विड्थ 768/834 और यहाँ से 500 पिक्सल आपका मोबाइल के लिए। डेस्कटॉप पर 4 कार्ड दिखाई देंगे, मोबाइल पर 2 कार्ड दिखाई देंगे, सॉरी टैबलेट पे 2, मोबाइल पे 1। तो ये 4 सिंगल एंड टैबलेट पर 2 के साथ। तो तुम्हें पता है इसके पीछे का, हमने करके भी देखा हुआ है ये इमेज वाले पार्ट में। नेक्स्ट बात करेंगे इमेज के अंदर मॉडल। दिस इज एन एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ CSS एंड जावास्क्रिप्ट कैन वर्क टुगेदर। फर्स्ट वी यूज to create a model window dialog box and hide it by default, then use a JavaScript to show the model window and to display the image inside the model whenever user click on the image। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ये हमारी इमेज है, माउस ओवर के ऊपर इस तरह से कुछ इफेक्ट है, क्लिक करेंगे तो ऐसे मॉडल खुल जाएगा इसके ऊपर। तो ये काम कैसे कर रहा है, इसको चलाने के लिए ये वाली जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। तो पहले ज़रा कोड पे नज़र डालते हैं कि कैसे ये बना होगा। तो कोड में कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आइए, सिर्फ इतना सा इसका कोड है। क्या है, एक हमने इमेज कॉल की हुई है, उसका आईडी हमने क्या रखा है, माई इमेज, और उसकी एक अपनी विड्थ हाइट है 300 बाई 200 पिक्सल। हमने फिर एक कंटेनर बनाया डिव, जिसकी क्लास क्या है, मॉडल, और आईडी क्या है, माई मॉडल। उसके अंदर एक स्पैन टैग है जिसके ऊपर क्लास है क्लोज, और उसमें लिखा है एम्परसेंड टाइम्स। टाइम वाला जो यूनिक कोड है वो क्लोज का सिंबल लेकर आता है। जो देखा था मॉडल बंद करने का जो आ रहा है यहाँ पर, ये क्लोज वाला सिंबल। नेक्स्ट हमने एक यहाँ से लिखा है IMG टैग, क्लास क्या है, मॉडल कंटेंट, आईडी क्या है, IMG 01। बट इस बार आप नोटिस करोगे ना तो SRC ना ही ALT है। तो इसको हम लोग सोर्स किससे दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से। ALT भी हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट से ही दे रहे हैं। और हमने एक नीचे बनाया डिव आईडी क्या है, कैप्शन। तो कैप्शन में जो भी मेरा इमेज का ALT है वो मैं इस कैप्शन को जावास्क्रिप्ट से दे दूंगा।
तो स्क्रिप्ट टैग में हमने क्या लिखा, सबसे पहले गेट द मॉडल, यानी कि हमें इस डिव को गेट करना है, तो हमने लिखा वेरिएबल मॉडल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई मॉडल। फिर हमने क्या लिखा, गेट द इमेज एंड इंसर्ट इट इनसाइड द मॉडल, यूज इट्स ALT टेक्स्ट एज अ कैप्शन। हमने लिखा वेरिएबल इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई इमेज। माई इमेज का मेंशन है यहाँ पर। फिर हमने क्या बोला, मॉडल इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी IMG01, ये हमने IMG टैग को दिया हुआ है। फिर लिखा वेरिएबल कैप्शन टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कैप्शन। तो ये हो गए सारे एलिमेंट को गेट करने के जावास्क्रिप्ट में। हमने बोला कि इमेज के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो क्या लिखा, IMG डॉट ऑन क्लिक फंक्शन। तो मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या होता है, ब्लॉक, जो कि ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या हो रखा है, नन। क्या हो रखा है, तो क्या हो जाए नीचे, जैसे हम लोग उसको क्लिक करें मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक। ब्लॉक होगा तो डिस्प्ले होगा। उसके बाद क्या लिखा, मॉडल IMG डॉट SRC। मॉडल IMG क्या है, ये वाला टैग आपका। तो मॉडल IMG इज अ वेरिएबल और इसके अंदर IMG01 आपका कॉल हो रखा है। तो हमने क्या बोला, मॉडल IMG डॉट SRC क्या था, दिस डॉट SRC, और कैप्शन डॉट टेक्स्ट डॉट इनर एस्टिमेट क्या था, दिस डॉट ALT, यानी कि इसका ALT उसका अल्टरनेट टेक्स्ट बन जाएगा और कैप्शन बन जाएगा, और ये वाला जो सोर्स है वो उसका सोर्स बन जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा, फिर यहाँ पर गेट द स्पैन एलिमेंट दैट क्लोज द मॉडल। हमने लिखा वेरिएबल स्पैन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम क्लोज, यही है ना क्लास। क्या लिखा, स्पैन टैग पर जब कोई क्लिक करेगा तो मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या होता है, फिर से यही हो रहा है बस। क्लिक करा, मॉडल खुला, तो ये आपका देखो कैप्शन यहाँ पर आ गया। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे IMG क्लास मॉडल कंटेंट IMG01 सोर्स अपना कॉल हो गया, इसके अंदर काम कर गया, और कैप्शन के अंदर हमारा ALT कॉल हो गया। ये रिस्पॉन्सिव है, अगर आप छोटी स्क्रीन पर देखेंगे तो भी ये काम करेगा, क्योंकि हमने इसमें मीडिया क्वेरी भी लगाई होगी, शायद चेक कर लेते हैं। हाँ, मीडिया क्वेरी है। तो इसमें जो जूम आउट वो होके आ रहा है, वो व्यू पोर्ट की वो डाल देना कोडिंग, आपको पता ही चल गई अब, तो वो सही हो जाएगा। मॉडल के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर, रिफ्लेक्शन। The box reflect property is used to create an image reflection. The value of box reflect property can be below, above, left और right. यानी कि जैसे मॉनिटर है, मैं इसका नीचे रिफ्लेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप बना सकते हो CSS के अंदर। तो पहले क्या करते, जुगाड़ करते थे, फोटोशॉप में जाओ, उसका एक कंट्रोल T करके फ्लिप वर्टिकल करो, फिर उस पर ग्रेडियंट लगाओ, फिर लेके आओ। अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, CSS में हो जाता है सब। सो ब्राउजर सपोर्ट की बात करें, द नंबर्स इन द टेबल स्पेसिफाई द फर्स्ट ब्राउजर वर्जन दैट फुली सपोर्ट्स द प्रॉपर्टी। तो फायरफॉक्स आज भी नहीं काम करता है, बाकी सब काम करेंगे। तो क्या लिखना होगा, वेबकिट बॉक्स रिफ्लेक्ट बिलो एग्जाम्पल। तो आप देखो इमेज का डुप्लीकेट नीचे बन रहा है। इसी तरह से अगर मुझे राइट में बनाना होगा तो राइट में बन रहा है। क्या लिखिए प्रॉपर्टी, वेबकिट बॉक्स रिफ्लेक्ट राइट। अब हम लोग दूरी की बात करते हैं, भाई मुझे बिल्कुल क्लोज नहीं चाहिए, चिपक के थोड़ा डिस्टेंस पर चाहिए, तो क्या लिखोगे, बिलो 20 पिक्सल की दूरी पर। तो पहले वाला जो एग्जांपल हमने देखा था वो बिल्कुल एकदम काफ़ी हद तक क्लोज था, ये देख रहे हैं डिस्टेंस, समझ आ रहा है। इसी तरह से आप राइट में भी अपना गैप वगैरह जो है वो बना सकते हो। बात करेंगे CSS रिफ्लेक्शन विद ग्रेडियंट, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेमी होता है, हमेशा 100% नहीं होता है। तो क्या लिख रहे हैं, वेबकिट बॉक्स रिफ्लेक्ट नीचे की तरफ हो, दूरी 0 हो, लीनियर ग्रेडियंट होगा, बॉटम डायरेक्शन होगा, ब्लैक 0.00 और 40% तक जाएगा। जरा चेक करिए, है ना, फेड हो गया ना पेज में इस तरह से। तो ये होता है CSS रिफ्लेक्शन। बात करते हैं ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट, जब भी आप कोई
इमेज गैलरी बनाने जाओगे, किस्मत की बात होगी कि कोई तुम्हें एक जैसे साइज़ की फ़ोटोग्राफ दे दे, हो सकता है किसी ने तुम्हें अलग अलग साइज़ की फ़ोटोज़ दे दी, तब तुम फंस जाओगे। कैसे? जैसे फ्लिपकार्ट पर आओ, अब फ्लिपकार्ट ने अपना कोड बहुत सोच समझ के लिखा, उसे पता है भाई साहब लोग वाग सीधा सीधा काम करते नहीं है, सब अपना मर्जी से काम करते हैं। तो देखो फ्लिपकार्ट के पेज में ना ग्लिच आ गया है। ग्लिच क्या है कमाल का, अगर हम लोग फ्लिपकार्ट के लैंडिंग पेज पर जा रहे हैं तो यहाँ पर फैशन गायब हो गया। नहीं आ रही ना कैटेगरी, उनसे कैटेगरी गायब हो गई गलती से, सेल चला चला के दिमाग खराब हो गया। नहीं तो यहाँ पर एक फैशन की इनकी कैटेगरी आती है। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आपको वो फैशन की कैटेगरी मिल रही है। हम इसके अंदर आते हैं टी शर्ट। अब देखो ये टी शर्ट की हम लोग फोटोग्राफ ओपन करेंगे जल्दी जल्दी। वन टू थ्री फोर, तो यहाँ देख रहे हो साइज में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। चलो ये तो बहुत फिर भी सही है, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं आपको, अब दिखाते हैं। देखो इसको देखो ज़रा, इन महाराज को देखो ज़रा। अब ये पक्का ऐसा चारों अलग अलग हो सकते हैं। देखो इधर तो इतना खाली छोड़ा हुआ है, ओए होए, आह ओए होए, सब अलग अलग है ना। अब तुम्हें दे दिया लो जी बनाओ गैलरी, तो तुम क्या करोगे, लगोगे फोटोशॉप में सबको एक साइज़ पर लाने के लिए। नहीं करने की ज़रूरत, हम ये काम भी CSS से ही कर सकते हैं। तो कैसे समझेंगे प्रॉपर्टी को वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज़, द CSS ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई हाउ एन इमेज और वीडियो शुड बी रिसाइज टू फिट इट्स कंटेनर। आप इमेज और वीडियो दोनों पर ही चला सकते हो ऑब्जेक्ट फिट, इसके अलावा और कहीं मत ट्राई कीजिएगा, ठीक है। द CSS ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई हाउ एन इमेज और वीडियो should be resized to fit its container. This property tells the content to fill the container in a variety of ways such as preserve the aspect ratio. अब रेशियो क्या होता है, जैसे आप देखते हो फोटोशॉप में अगर आप कभी शिफ्ट या ऑल्ट नहीं दबाते तो इमेज खिंच जाती है, बट रेशियो क्या होता है कि भाई आपने ऑल्ट या शिफ्ट दबा के छोटा किया तो प्रोपोर्शनेट छोटा बड़ा होता है। सो ऑब्जेक्ट फिट यही काम करता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्ट्रेच ही होगा, बट अगर आप ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी लगाओगे तब आपका वो क्योर होगा। तो प्रिजर्व द एस्पेक्ट रेशियो और स्ट्रेच अप एंड टेक अप एज मच स्पेस एज पॉसिबल। तो हमने यहाँ पर देखो इमेज को डायरेक्टली जाके बोला विड्थ 200 बाई 300 हो जाए, तो ऐसा करने से क्या हुआ, इमेज पिचक गई, जबकि ओरिजिनल इमेज कुछ ऐसी थी। अब आईफिल टावर देख रहे हो मिसाइल जैसा हो गया लंबा, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो we see that the image is being squeezed to fit the container of 200 by 300 pixels. Its original aspect ratio is destroyed, मतलब खराब हो गया ना। So here is where the object fit property comes in. The object fit property can take one of the following values. पहला ऑप्शन क्या है, fill होता है default. This is default. The image is resized to fill the given dimension. If necessary, the image will be stretched or squeezed to fit. दूसरा ऑप्शन क्या आता है, contain. The image keeps its aspect ratio but it resized to fit within the given dimension. Cover. The image keeps its aspect ratio and fill the given dimension. The image will be clipped to fit. None. The image is not resized at all. Last है scale down. The image is scaled down to the smallest version of none और contain. ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, फिल हो तो बाय डिफॉल्ट है, यानी कि स्ट्रेच होगी। हम अब की बार सेम साइज के साथ एक नई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। चलिए, so if we use object fit cover, the image keeps its aspect ratio and fill the given dimension. The image will be clipped to fit. अब आप देख सकते हो आपकी इमेज स्ट्रेच नहीं हुई, बट इमेज क्लिप हो गई। देख रहे हो आईफिल टावर के लेफ्ट वाला हिस्सा कट रहा है और इधर से भी हमारा हिस्सा कट रहा है, बट इमेज खिंची नहीं, इस बार स्क्वीज नहीं हुई है। डिफरेंस समझे,
दोनों एग्जांपल में। ये कवर के साथ हम लोग देख रहे हैं, ये विदाउट कवर हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट फिट कंटेन द इमेज कीप्स इट्स एक्सपेक्ट रेशियो बट इज रिसाइज टू फिट विद इन द गिवन डायमेंशन। तो आपकी इमेज स्केल डाउन होकर फिट हो जाएगी, लेकिन ऊपर नीचे खाली रह गया ना एरिया। इस वाले में फिल था, लेकिन लेफ्ट राइट में हमारा क्लिप हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, फिल। फिल आपका डिफ़ॉल्ट होता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, नन। आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी स्केल डाउन नहीं होगा, बट उसके अंदर फिट हो जाएगा। तो ये नन और कंटेन का लोएस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट यूज़ करता है, यानी कि जिसमें भी काम चल जाए। तो यह ध्यान रखना, विच एवर इज़ कंप्लीट फर्स्ट, या तो हाइट पहले पूरी हो जाए या विड्थ पहले पूरी हो जाए, उतना एरिया में आपका कंटेंट बिना स्ट्रेच हो आएगा, लेकिन क्लिप ज़रूर होगा। इसके बाद क्या है, स्केल डाउन। ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम डील करना सीखेंगे इसमें कि भाई मेरा जो आईफिल टावर के लेफ्ट में चला गया या जो मेरे बिल्डिंग के राइट में पार्ट है, उसको कैसे हैंडल करें। स्केलिंग की प्रॉब्लम को तो हैंडल कर लिया हम लोगों ने। तो इस प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए आपको एक और प्रॉपर्टी पे आना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशंस, जो कि इसमें नहीं है, तो हम डाउनलोड करके लेकर आएंगे। हमें इसके लिए जाना पड़ेगा टीटीएस में ये होता है आपका 9 to 10:30। तो तुम कौन से महीने से पढ़ रहे हो? तुम मई से पढ़ रहे हो, 29 में। ये 1 जून से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं। तो यानी कि कल तुम्हारी सुबह 9 बजे क्लास है, ठीक है, क्योंकि अब तुम वहीं पहुंच जाओगे उनके बराबर ही। जो नहीं ले पाएंगे वो रिकॉर्डेड सेशन देखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या पढ़ी थी हमने लास्ट प्रॉपर्टी? ऑब्जेक्ट फिट पोजीशन। चलिए पहुंच गए हम। जब तक ये वॉशरूम जा रहा है तब तक ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, द CSS ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ एन इमेज और वीडियो शुड बी पोजीशनड विद इन इट्स कंटेनर। तो अब पोजीशनिंग की बात हो रही है, यानी कि ये है हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज। हमने जब ऑब्जेक्ट फिट कवर यूज़ किया था तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा था, है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूजिंग दी ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी। तो पोजीशन प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है यहाँ पर। लेट्स से दैट द पार्ट ऑफ द इमेज दैट इज शोन इट इज़ नॉट पोजीशन एज वी वांट। टू पोजीशन द इमेज वी विल यूज़ द ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी। Here we will use the object position property to position the image so that the great old building is in center। तो हमारी ऊपर वाले में देख रहे हो डिफ़ॉल्ट क्या दिख रहा है, आईफिल टावर। ना तो वो पूरा आ रहा है ना ही बिल्डिंग पूरी आ रही है, तो हमने बिल्डिंग को सामने सामने फोकस में ले आया इसको। तो क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्ट फिट कवर के साथ में ऑब्जेक्ट पोजीशन 80% एक्स में 100% वाई में। ठीक है, तो आपका इमेज सामने आ गया। इसी तरह से हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोजीशन दूसरी यूज़ की है। हेयर वी विल यूज़ ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी टू पोजीशन द इमेज सो दैट द फेमस आईफिल टावर इज इन सेंटर। हमने बोला लेफ्ट से 15%, टॉप से 100%। तो आपका टावर फोकस में सेंटर में एकदम प्रॉपर अलाइन है। तो इस तरह से आप अपना ऑब्जेक्ट पोजीशन को यूज़ कर सकते हो। तो मान लो कि हम यहाँ पर अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँगा, तो आपको इसका बहुत अच्छे से यूज़ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मास्किंग। आप CSS में मास्किंग भी कर सकते हो। सो विथ CSS मास्किंग यू क्रिएट अ मास्क लेयर टू प्लेस ओवर एन एलिमेंट टू पर्टिकुलरली और फुल्ली हाइड पोर्शंस ऑफ द एलिमेंट।
The CSS mask image property, the mask layer image can be a PNG image, an SVG image, a CSS gradient और SVG यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक मास्क। ब्राउज़र सभी सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोम ने अभी हाल फिलहाल में चालू किया इसको सपोर्ट करना वर्जन 120 के अंदर। So use an image as the mask layer to use a PNG or an SVG image as the mask layer. So use a URL value to pass in the mask layer image. The mask image need to have a transparent or semi-transparent area. Black indicate fully transparent, जो Photoshop में आप पढ़ गए, white reveal करता है, black hide करता है ना। So here is the mask image, a PNG image we will use. So हम लोग अरीना एनिमेशन फोटोशॉप में बना के अपना लोगो एक इस तरह से लेकर आए और यहाँ पर हेयर इज़ एन इमेज फ्रॉम क्लिनिक टेरी इन इटली। तो यहाँ पर ये हमारी इमेज है, इसके ऊपर हम लोग मास्क अप्लाई करेंगे। नाउ वी अप्लाई द मास्क इमेज, द PNG इमेज अबव एज द मास्क लेयर फॉर द इमेज फ्रॉम क्लिनिक टेरी। सो क्लिनिक टेरी में हम लोग यहाँ पर जाएंगे, क्या लिखा हमने, वेबकिट मास्क इमेज URL images/arena-logo.png। तो ये हमने लिखा है अपना सफारी के लिए, ये हमने लिखा बाकी सभी के लिए। और यहाँ पे मास्क रिपीट का हमने क्या वाला, बैकग्राउंड रिपीट की तरह नो रिपीट। और जब आप अपना एग्जांपल ओपन करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, बट ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये चलता है लाइव। तो लाइव देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने VS कोड के सर्वर से चलाना पड़ेगा, या तो किसी होस्टिंग पर हो या अपने VS कोड के सर्वर पर चलाओ उसको। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और ये CSS एडवांस हमारा अवेलेबल है। यहाँ पर हमारा मास्किंग वाला पार्ट होगा, इसको आप लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद लाइव सर्वर कीजिएगा और उसके बाद आपने आना है यहाँ पर। क्या दिखाई दे रहा है, काम कर रहे हैं इस तरह से। तो ये हमारा मास्क हो गया। नेक्स्ट, द मास्क इमेज प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, मास्क इमेज प्रॉपर्टी specifies the image to be used as a mask layer for an element. The mask repeat property specifies if or how a mask image will be repeated. So the no repeat value indicates that the mask image will not be repeated. The mask image will only be shown once. इसमें आपको एक ही बार दिखाई दे रहा है इमेज, बट अगर मैं यहाँ से इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ तो ये मल्टीपल टाइम दिखाई देगा, जो भी आप आगे देखने वाले हो। So if we omit the mask repeat property, the mask image will be repeated all over the image from Italy. तो यहाँ पर आप जाइए, अब आपको देखो X में उसको 2 बार जगह मिला, Y में उसको जगह मिला, तो जितना बड़ा हमारा इमेज था उसी के हिसाब से वो रिपीटेशन में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना हो। सो यूज ग्रेडियंट एज द मास्क लेयर। CSS लीनियर एंड रेडियल ग्रेडियंट can also be used as mask images. So linear gradient example, here we use a linear gradient as the mask layer of our image. This linear gradient goes from top black to bottom transparent. So हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया है mask1, लिखा है webkit mask image linear gradient black and transparent, and mask image में हमने यहाँ पर अगेन सेम प्रॉपर्टी डिफाइन किया। तो ये हो गया हमारा सफारी के लिए, ये हो गया बाकी सभी के लिए। और यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो दिखाई दे रहा है फेड इफेक्ट, तो ये हमारा ग्रेडियंट इम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट, हेयर वी यूज अ लीनियर ग्रेडियंट अलॉन्ग विद टेक्स्ट मास्किंग एट द मास्क लेयर फॉर आर इमेज। तो यहाँ पर मैंने लिखा ओवरफ्लो वाई में स्क्रॉल हो जाए, मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल, क्योंकि इमेज हमारी 600 पिक्सल की है, और हाइट जो है वो 350 पिक्सल हो जाए। अब जब आप इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारा देखो टेक्स्ट इसके अंदर स्क्रॉल हो रहा है, तो नीचे जो टेक्स्ट होगा वो फेड हो जाएगा, जो जो ऊपर आता रहेगा वो रिवील होता रहेगा ऐसे। नेक्स्ट, रेडियल ग्रेडियंट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप रेडियल ग्रेडियंट लिखेंगे, सर्कल ब्लैक 50% और दूसरा हमारा 50%। तो यहाँ जाइए और ये देखिए, तो जितना आप इसको स्केल डाउन करेंगे इस तरह से, तो ये आपको सर्कुलर में दिखाई दे रहा है। या फिर अगर मैं ब्राउज़र को छोटा कर लूँ तो आप इसको देख पाओगे, दिखाई दे रहा है। So here we use a radial gradient shape as an ellipse as the mask layer for our image. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सर्कल। तो अगर एलिप्स नहीं भी लिखो तो बाय डिफॉल्ट एलिप्स ही होता है, अभी हम लोगों ने ग्रेडियंट पढ़ ही लिया है। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये एलिप्टिकल फॉर्म में आपको दिखाई देगा।
है ना। बात करते हैं एस वी जी एज द मास्क लेयर। तो एस वी जी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी, उसमें हमने सर्कल बनाना सीखा है, रेक्टेंगल बनाना सीखा है, स्टार बनाना सीखा है, पॉलीगन बनाना सीखा है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एस वी जी विड्थ और हाइट इतना रहेगा। मास्क आईडी क्या है, एस वी जी मास्क 1। पॉलीगन फिल्म में हमने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हैं 200 0 400 400 0 400, ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया हमारा, ठीक है। और ये जो आपका एस वी जी मास्क बने, इसको आपने यहाँ पर ला के रेफरेंस में देना है मास्क के अंदर। तो जब आप इसको चलाओगे तो देखो बन गया मास्क। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा मास्क स्टार की शेप में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मास्क देखेंगे अपना सर्कल्स की शेप में। हमने 3 सर्कल बनाए, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3। सर्कल का एक्स पोजीशन, सर्कल का वाई पोजीशन, सर्कल का रेडियस, हमने तीनों सेम साइज के बनाए, लेकिन पोजीशन एक्स वाई में तीनों की अलग अलग रखी हमने। तो आपको 3 सर्कल्स इमेज के ऊपर दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम अपने अलग अलग चीज़ों से मास्क कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सारे ऑप्शन देख लिए जो टॉप में डिस्कस में, पीएनजी, एसवीजी, सीएसएस एंड एसवीजी मास्क। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका बटन्स, मास्किंग बटन्स। तो बटन भी हम लोग बनाना सीख चुके हैं। यहाँ पर आप बटन को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो जब भी आप कोई बटन बनाते हैं तो ये हमने क्लास बनाया है। अब ये अगर क्लास है तो मैं इसको ए टैग पे भी डाल सकता हूँ, तो ए टैग के अंदर वही सेम लुक एंड फील आ जाएगा। मैं बटन टैग पर भी डाल सकता हूँ, मैं इनपुट टाइप पे भी डाल सकता हूँ, इनपुट टाइप बटन। तो सभी जगह पर ये काम करेगा। तो आप यहाँ देखोगे डिफ़ॉल्ट बटन हमारा ऐसा होता है, ये ए टैग के ऊपर है, ये बटन टैग के ऊपर, ये इनपुट टाइप बटन के ऊपर है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है इसको बनाने के लिए, कलर, बॉर्डर, टेक्स्ट का कलर, पैडिंग, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट का डेकोरेशन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड फॉन्ट साइज 16। अब आप कहोगे भी हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन क्यों डाल रहे हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में डाला लिंक वाले बटन के लिए, क्योंकि ए टैग में बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आता है ना, बाकी जो 2 बटन में अंडरलाइन नहीं होता, तो वहाँ डालने की जरूरत नहीं है आपको। बात करें बेसिक कलर, तो यूज़ द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ बटन। तो 1 2 3 4 5 हमने सभी को ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रे, ब्लैक कलर ऑफर किया है, तो हमारे इस तरह के कलर आ जाएंगे। बात करते हैं साइज़ की, अगर आप फॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे तो उसी के हिसाब से आपका बटन का साइज़ भी चेंज होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पैडिंग की। तो पैडिंग अगर आप चेंज करेंगे तो आपका पैडिंग के हिसाब से भी बटन का साइज़ चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राउंडेड की। तो बॉर्डर रेडियस 2 4 8 12 50%, तो आप उसके हिसाब से देखेंगे साइज़ हमें ना अगेन चेंज दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कलर्ड बटन बॉर्डर्स। तो हमने यहाँ पर बॉर्डर डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर फिल कलर हमने जो है वाइट रखा हुआ है। तो आप यहाँ देखें आउटलाइन में आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो ये है आपके बटन्स की प्रॉपर्टी। तो अब हम मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तो तैयार रहिएगा, भूलना नहीं है, लिंक आ जाएगा आपके ग्रुप में, क्लास अटेंड कीजिएगा। तो दोनों दिन प्रॉपर्टी हो गया हम लोग बहुत जल्दी अब रेगुलरली अपना ख़त्म कर लेंगे, यानी कि इस महीने में हम अपने टेम्पलेट भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अब जो तुम्हारा इतना टाइम हमने यहाँ लिया है फाउंडेशन में, आपका आगे का टाइम उतना ही कम हो जाएगा।